तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और जितने भी आपके मार्क्स हो 10 में से वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टी प्रोग्राम जो है वो जो अभी अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2023-24 में, वो किससे रिलेटेड है? अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिस्टी प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव। क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल हेरिटेज एंड टेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, सॉरी, टेंजिबल इनकम। सॉरी सॉरी, हेरिटेज कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है ना, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, तो ये किसके लिए है? मेनली मैनग्रोव्स के लिए है। ठीक है, मैनग्रोव्स को रिवाइव करना चाहते हैं, मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए है। तो आप सभी को इन स्टेटमेंट्स में दिख रहा होगा कौन सा है। तो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए, कोस्ट लाइन के अलोंग जो हमें मैनग्रोव प्लांटेशन करना है, उसके लिए हमारा मिस्टी प्रोग्राम। ठीक है, मिस्टी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। और इसमें प्रोजेक्ट फंडिंग कौन करेगा? 80% सेंटर करेगा और 20% इसमें कौन करेंगी? स्टेट्स करेंगी। कितनी स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है? क्या सारी स्टेट्स इंक्लूडेड है जितनी भी इंडिया में? नहीं, सारी स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 11 स्टेट्स और 2 यूटीज इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितनी स्टेट इंक्लूडेड है स्कीम में जो ये इंप्लीमेंट की जाएगी। तो 11 स्टेट्स और 2 यूटीज इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मिस्टी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट था। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है? बायोगैस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? बायोगैस के बारे में। सबसे पहले है, बायोगैस इज को प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। तो आप सभी को पता है कि भाई बिल्कुल बायोगैस को प्रोडक्ट है एनारोबिक डाइजेशन का, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट। दूसरे बोल रहे हैं जो एनारोबिक डाइजेशन होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, उसमें क्या क्या इल्ड, मतलब क्या क्या निकलता है? लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, ये बिल्कुल ये निकलते हैं। ठीक है, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड नाइट्रोजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम शेयर ऑफ बायोगैस। तो आपको एक चीज पता होगी, बायोगैस में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें 55% से भी ज्यादा, अप्रोक्स 55% से 65% तक उसमें मीथेन पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन यही केवल मैक्सिमम शेयर है। नहीं, मीथेन कहाँ गया? तो मीथेन तो है इंपॉर्टेंट शेयर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है 20-30%, और फिर बच गई सारी अमोनिया, नाइट्रोजन, ये वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो मेन लेकिन इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है ना वो मीथेन है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो मीथेन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें बतानी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल और केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले है, अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट ऑफन गेट स्टक एट एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। बोल रहे हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो टूट जाती है कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में, जो ओफन स्टक हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण एजेस पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन द स्ट्रेस ऑन द एज ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट ओवरकम द फ्रिक्शन। जब जो स्ट्रेस है टेक्टोनिक प्लेट पे, जब वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो उससे अर्थक्वेक आता है। बिल्कुल आता है भाई। सिस्मोग्राफ जो होते हैं वो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं, जो मेजर करता है कि ग्राउंड का जो मूवमेंट है वो कितना हुआ उस लोकेशन पे। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी किसके बारे में मतलब इसके बारे में सही है, जितनी भी दे रखी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, एक्वायर्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में है। बोल रहे हैं कि उसके कॉजेज क्या क्या है। एक्वायर्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस किस के कारण होता है, ओवर यूज, मिस यूज एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटी माइक्रोब्स। बिल्कुल, अगर हम एंटी माइक्रोब्स का ये सारे यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा उसका। बोल रहे हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करना, ओवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये उल्टा दे रखा है। जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है वो तो स्पेसिफिक किसी उसके लिए ही होते हैं, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सारे के लिए होते हैं। तो जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक्वायर्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि उल्टा दे रखा है। थर्ड है, अगर हम डंप कर देते हैं इनएडिक्वेटली ट्रीटेड इफ्लुएंट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, बिल्कुल इससे भी रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इनसे भी आ जाता है। ठीक है, अब हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सभी को पता है कि भाई करेक्ट कौन सी है, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमारी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, किससे ये रेजिस्टेंस आता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से ज्यादा आएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांदुंग कॉन्फ्रेंस किससे एसोसिएटेड है, आप सभी को पता है अफ्रीको एशियन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अफ्रीको एशियन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये बांदुंग जगह है कहाँ पे, आप सभी को पता है ये जगह कहाँ पे है, फेमस जगह है, ये इंडोनेशिया में जगह है। 1955 में मीटिंग हुई थी कि सारी कंट्री किसके क्रिएशन में मतलब किसके क्रिएशन के लिए ये मीटिंग हुई थी, ये हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के क्रिएशन के लिए। किसके लिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के क्रिएशन के लिए। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ करंट अफेयर्स के ही लेक्चर में। ठीक है, जिसको याद होगा शायद वो क्वेश्चन कर देगा। तो बांदुंग कॉन्फ्रेंस में ये जगह है इंडोनेशिया में, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी किसकी, अफ्रीको एशियन नेशंस की। किसकी, अफ्रीको एशियन नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मेनली कि ये डिसाइड हुआ था कि हम क्या क्रिएट करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। मेनली जो यूज करते हैं कोर्ट्स, वो किस आर्टिकल के लिए यूज करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। देखो मेनली जो यूज होता है ना कोर्ट्स के द्वारा, वो होता है आर्टिकल 25 के लिए। आर्टिकल 25 के लिए क्यों यूज होता है, देखो आर्टिकल 25 में रिलीजन के लिए है कि रिलीजन में क्या क्या रिचुअल्स आती हैं, क्या क्या आता है। ठीक है, उन रिचुअल्स मतलब रिलीजन में जो भी चीजें हैं उसमें रिचुअल्स भी आती हैं। तो कौन सी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है, कौन से एसेंशियल है, कौन सी नॉन एसेंशियल है, उसको कौन डिसाइड करेंगे। तो उसकी एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी का जो ठेका है ना, वो किसने ले रखा है, कोर्ट्स ने ले रखा है। तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। वो डिटरमाइन करेंगे कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस है, कौन सी नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। तो ये किस आर्टिकल के लिए यूज होती है, ये होती है आर्टिकल 25 के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 142 बहुत फेमस आर्टिकल है। आर्टिकल 142 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, कंप्लीट जस्टिस। मेनली है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे मेजर लेंगे जिससे क्या हो, कंप्लीट जस्टिस हो। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस के लिए जो काम करता है सुप्रीम कोर्ट, वो किसके अंडर आता है, आर्टिकल 142 के अंडर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के कहां से, आर्टिकल 124 से 147 तक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें 142 किसके लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, बोल रहे हैं जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब, या फिर उसको रिक्यूजल भी बोलते हैं। रिक्यूजल एक एक्ट होता है जिसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाता है ऑफिशियली, सच एज जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसके कारण, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। जो प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफिशियल होते हैं वही मना कर देते हैं बैठने से। हाई कोर्ट में ये डिसीजन कौन लेगा, देखो भाई जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है रिक्यूजल भी होता है। मतलब मान लो कि XYZ कोई केस है, ठीक है, XYZ कोई केस है और इसमें कोई जज को डिसीजन देना है। मान लो कि मैं बैठी हूँ और मेरे को कोई डिसीजन देना है, लेकिन उस केस में मान लो कि जो भी एक्यूज्ड है या फिर जिसका भी वो केस है, ठीक है, एक्यूज तो नहीं बोल सकते उसको, जिसका भी वो केस है, तो उस ट्रायल वाले पर्सन को मान लो कि मैं जानती हूँ पर्सनली। ठीक है, मैं उस पर्सन को पर्सनली जानती हूँ और शायद अगर मैं उसका केस सुनूंगी तो शायद मैं कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उस केस में। ठीक है, क्योंकि मेरे क्या है, उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मान लो कि मेरा कोई रिलेटिव है उस केस में। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं नॉर्मली जजेस,
अपने आप को हटा लेते हैं उस केस से कि भाई मैं इस केस को नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मेरा इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं उसमें, ये मेनली कौन करता है, जज खुद ही करता है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल कौन करता है, खुद जज करते हैं। तो हाईकोर्ट के केस में कौन करेगा, हाईकोर्ट अगर जज को रिक्यूजल करना है तो कौन करेगा, उसमें भी जज ही करेंगे खुद। ठीक है, तो उसमें भी कौन करेंगे, जज खुद ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्प्लिट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके बारे में बताना। स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है स्प्लिट वर्डिक्ट इज पास्ड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट बेंच कैन नॉट डिसाइड वन वे और द अदर इन केस आइदर बाय यूनानिमस डिसीजन और बाय मेजोरिटी वोट। बोल रहे हैं कि एक स्प्लिट वर्डिक्ट तब माना जाता है सुप्रीम कोर्ट बेंच का जब वो डिसाइड ना कर पाए किसी भी केस में कि मतलब सारे बंदे सेम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेजोरिटी वोट नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। बिल्कुल उसी को बोलते हैं। मान लो कि 4 जज बैठे हैं किसी भी डिसीजन में, ठीक है, 4 जज बैठे हैं तो दो ने एक चीज बोल दी, दो ने एक चीज बोल दी, दो एक तरफ बोल रहे हैं, दो एक तरफ बोल रहे हैं, तो इसमें तो कोई डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है स्प्लिट वर्डिक्ट कैन हैपन इवन द बेंच हैज एन ओड नंबर ऑफ जजेस। देखो अगर ओड नंबर ऑफ जजेस होंगे तो कभी भी स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लो कि 5 जजेस हैं, मान लो कि 3 एक साइड बोल रहे हैं, 2 एक साइड बोल रहे हैं, तो भी मेजोरिटी होगी। ठीक है, या फिर मान लो कि एक साइड बोल रहा है, 4 एक साइड बोल रहे हैं, तब भी मतलब मेजोरिटी एक साइड होगी। तो ये चीज है कि मतलब मेनली केवल जब इवन नंबर ऑफ जजेस होते हैं ना, स्प्लिट वर्डिक्ट मेनली तभी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी कि स्प्लिट वर्डिक्ट तब भी हो सकता है जब ओड नंबर हो, नहीं, जब इवन नंबर ऑफ जजेस होते हैं तभी मेनली स्प्लिट वर्डिक्ट होता है। थर्ड है इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट द केस इज हर्ड बाय लार्जर बेंच। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब भी स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाता है, मान लो कि स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया, तो मेनली हायर लार्जर बेंच उस केस को सुनती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमें क्या बतानी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सॉरी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में बताना है। क्या है ये, 2013 में आया था ये केस, क्या है, किसके बारे में है, आप सभी को पता, जुडिशियल बोल रही हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है। किसके बारे में, एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है। किसके बारे में है, एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि भाई इस केस में क्या बोला गया था कि जो हमारा सेक्शन 8 है ना, इसमें क्या बोला गया था, जो सेक्शन 8 है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब ये सेक्शन 8 क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये है कि भाई देखो सेक्शन 8 है कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 में ये दे रखा है कि भाई अगर मान लो कोई भी एमपी या एमएलए को मान लो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो उस सजा को मान लो जिस दिन डेट ऑफ कन्विक्शन है उसके 3 महीने के बाद उसको मतलब मेनली फाइनली मतलब सजा होगी, मतलब 3 महीने के बाद उसको सजा होगी। 3 महीने का उसको एक न्यूट्रल पीरियड दिया जाता है। 3 महीने का न्यूट्रल पीरियड क्यों दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, किसी हाई कोर्ट वगैरह में अपील कर सकें उस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, या फिर मतलब अपीलेट कोर्ट में वो क्या कर सकें, अपील कर सकें उस डिसीजन के खिलाफ। ठीक है, तो 3 महीने का टाइम दिया जाता है। तो लिली थॉमस केस में ये बोला गया कि भाई ये जो चीज है ना, ये क्या है, गलत है। ये चीज जो 3 महीने का आप ये टाइम पीरियड दे रहे हो, उस टाइम तक तो जो एमपीएमएलए है वो उसका कन्विक्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब जो भी मान लो कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो हमारी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर में बैठा ही रहेगा। तो ये चीज क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज बोली गई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये जो सेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही था लिली थॉमस केस में, मेनली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज के बारे में मेनली ये था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी। तो यही था लिली थॉमस केस, मतलब मेनली था कि भाई ताकि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही ना, उसको कम करने के लिए मेनली मतलब कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ध्यान रखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इसी नोट पे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इसके अलावा जुड़े रहो हमारे साथ ऐसे ही डेली बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।